गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मांग का नियम और मांग का लोच। इसमें मैंने आपको बता रही थी कि मांग के लोच कितने प्रकार के होते हैं। मांग के लोच 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 को मैंने उसी दिन डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम लोग 4th नंबर देखेंगे कि क्या मांग के लोच 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 4th नंबर है सापेक्षित बेलोचदार मांग। सापेक्षित बेलोचदार मांग। सापेक्षित बेलोचदार मांग किससे कहते हैं? जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, हम किसे कहते हैं सापेक्षित बेलोचदार मांग? जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। इसका फिगर हम देख लेते हैं। जैसे हमने सारा फिगर बनाया है उसी से रिलेटेड ये भी है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ये कटती कहाँ पे है? O पे। O हमारा ओरिजिन है। उसके बाद एक D रेखा है जिसे हम कहते हैं DD। ये DD क्या है? DD सापेक्षित बेलोचदार मांग की रेखा है। DD सापेक्षित बेलोचदार मांग की रेखा है। ठीक है, सापेक्षित बेलोचदार मांग की रेखा है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर P जो वस्तु, P जो कीमत है वो क्वांटिटी से जाकर मिलती है, Q क्वांटिटी। ठीक है, और P1 जो है वो Q1 क्वांटिटी से जाके मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि OP और OP1 OQ और OQ1 से जाकर मिलती है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान आपको ये देना है कि PQ Q1 की दूरी PP1 की दूरी से कम है। ठीक है, QQ1 की दूरी PP1 की दूरी से कम है। बस यही डिफरेंसेस है, किसी में कम है, किसी में अधिक है, कम है। ठीक है, हमने 3 आगे भी पढ़ा, उसमें हमने आपको बताया किसी में कम है दूरी और किसी में दूरी अधिक है। अभी जो हम लोग सापेक्षित बेलोचदार मांग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जिस अनुपात में मूल्य में वृद्धि या कमी हुई है उस अनुपात से कम मांग में वृद्धि या कमी होगी। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि Q1 की दूरी P1 की दूरी से कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें x एक्सिस और y एक्सिस है। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हुआ है उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये तब आपको समझ में आ गया सापेक्षित बेलोचदार मांग किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 लास्ट है, क्योंकि मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के हम लोग बता चुके हैं और अभी हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है पूर्णता बेलोचदार। पूर्णता बेलोचदार मांग। ये पूर्णता बेलोचदार मांग क्या है? पूर्णता बेलोचदार मांग है जब मूल्य में कमी अर्थात
कमी अथवा वृद्धि का मांग पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े तो इसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। ठीक है, पूर्णतः बेरोजगार मांग किसे कहते हैं? जब मूल्य की कमी या अधिक, किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है या अधिक हो रही है, उससे कोई फर्क ना पड़े, तो उससे मांग में कोई भी फर्क ना पड़े तो हम उसे पूर्ण बेरोजगार मांग कहते हैं। इसके लिए इसके फिगर को देख लीजिए। इसके लिए इस तरह का एक फिगर बनाया जाता है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, ये है O, ये क्वांटिटी दर्शा रहा है Q, ठीक है, ये क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी D की रेखा है और हम आपको बता रहे कि P, P1, P, P2 या P1 कोई भी तरह से मान, देखिए P है, P1 है और P2 है। जब मांग P1 रहेगा तो भी आपको खरीदारी में क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, जब P1 है तो भी खरीदारी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब P2 है तो भी खरीदारी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस चित्र में आपको बताया जा रहा है कि मांग में वृद्धि हो या कमी हो, मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, मांग में ना वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी। जितने % वस्तुओं की मांग है वही स्थिर रूप से चलती रहेगी। ठीक है, हम देखते हैं इस चित्र में QD पूर्णतः बेरोजगार मांग की रेखा है। हमने देखा कि DD बेरोजगार मांग की रेखा होती है, DD संपेक्षित मांग की रेखा होती है, पर यहाँ QD पूर्णतः बेरोजगार मांग की रेखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि जब मूल्य OP है तो मांग OQ है, लेकिन जब मूल्य घटकर OP1 हो गया तब भी मांग वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब मांग P है तो भी मूल्य में कोई डिफरेंसेस नहीं, जब P1 है तो भी कोई कमी नहीं, जब P2 है तो भी कोई कमी नहीं। मतलब क्वांटिटी जो है वो ना घट रहा है और ना बढ़ रहा है। जो DQ पूर्णतः बेरोजगार मांग की रेखा दिखाई जा रही है वही ऑलवेज दिख रही है। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं ये 5 तरह की मांग की लोच मैंने आपको बता दिया। 5 तरह के मांग की लोच मैंने आपको बता दिया, फिगर के साथ बता दिया। इसे आप फिगर के साथ क्लियरिफाई करेंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि मांग की लोच के इन 5 प्रकारों में से पूर्णतः लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, 2 जो हम लोग सबसे पहला पढ़े थे, पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग, ये दो जो पहले हम लोग पढ़े थे, इसका हमारे सही के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी होता है कि दाम घट रहा है या बढ़ रहा है तो कोई कमी ही नहीं होगी क्वांटिटी में, या फिर ऐसा भी कभी नहीं होता है कि दाम बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा भी घटा तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीदने लगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग दोनों हमारे जीवन में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ मांग की जो 3 इकाइयाँ हम लोग पढ़े हैं, सापेक्षित मांग की जो 3 इकाई पढ़े हैं, वही हमारे व्यवहारिक जीवन में कार्य होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पूर्णतः लोचदार मांग तो 5 प्रकार की हो गई। अब लोचदार जो मांग है, मांग की जो लोच की माप है, उसे किस तरह से मापा जा सकता है, उसे किस तरह से नापा जा सकता है। तो आप लिख लेंगे मांग की लोच की माप। मांग की लोच की माप। ठीक है, हम देखते हैं कि इसे किस तरह से नापा जाता है, किस तरह से मापा जाता है, इसे कैसे बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि मांग की लोच की माप हमें यह बतलाता है
कि मांग की लोच इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है अथवा इकाई से कम है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। मांग की लोच की माप में हम लोग क्या मापते हैं? हम लोग मापते हैं कि मांग की लोच इकाई के बराबर है या इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। मांग की लोच को मापने की 3 विधियां हैं। मांग की लोच को मापने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि हम लिखते हैं कुल व्यय प्रणाली, ठीक है। दूसरा विधि हम देखते हैं प्रतिशत प्रणाली और तीसरा देखते हैं हम ज्यामितिक अथवा बिंदु प्रणाली, ठीक है। ये 3 तरह की प्रणालियां हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मांग की जो लोच है, मांग की जो इकाई है वो मांग के बराबर है या मांग की इकाई के अधिक है या मांग के इकाई से कम है। तो इस तरह हमें तीनों जो माप की जो लोच की माप है, कुल व्यय प्रणाली, प्रतिशत प्रणाली और ज्योमेट्रिक अथवा बिंदु प्रणाली, इन तीनों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई करना है, ठीक है। इन्हीं डिटेल से इसको पढ़ने के बाद हमारा कुछ मैथमेटिक्स भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल व्यय प्रणाली किसे कहते हैं। इस प्रणाली में मूल्य परिवर्तन के पहले तथा बाद में किसी वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना करके मांग की लोच मापी जाती है, ठीक है। कुल व्यय प्रणाली क्या है, एक बार लिख लेंगे। इस प्रणाली में मूल्य परिवर्तन के पहले तथा बाद में किसी वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना करके मांग की लोच को मापा जाता है, ठीक है। अब इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि हम किस तरह से इसे मापते हैं, तो वो हमें पता है, हमने ऊपर भी आपको बता दिया। ए में लिखेंगे मांग की लोच इकाई के बराबर, बी में लिखते हैं मांग की लोच इकाई से अधिक और सी में लिखते हैं मांग की लोच इकाई से कम, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कुल व्यय प्रणाली किसे कहते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिक ढंग से सॉल्व नहीं करेंगे, इसे बस हमें ये पता लगाना है कि हमारी जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है, ठीक है। उसके दूसरा हम लोग देखते हैं प्रतिशत प्रणाली। इसे पूरे सूत्र के साथ हमें पढ़ना है, इसलिए इसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी। थैंक यू।